नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम आमने सामने में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए गैर मामूली शख्सियतों को मदऊ करते हैं, उन गैर मामूली शख्सियतों को जिनका माशरे पर असर होता है। ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा उलमा मशाइखीन बनते हैं और उलमा मशाइखीन के साथ जो डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, जिनकी खिदमात को लोग सराहते हैं, उनकी सताइश करते हैं, ऐसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और खिदमत खल्क़ की जो मिसाल होते हैं, उन्हें हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाता है। इसी तरह माहिरीन कानून होते हैं, वो भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं। समाजी जहदकार, हुकूक़ इंसानी के जहदकार से लेकर आप देखेंगे कि माहिरीन तालीम, दानिश्वर, सहाफ़ी, अदीब, शोरा को भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाता है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा है कि इस प्रोग्राम में ऐसी शख्सियतें मदऊ होती हैं जो माशरे में पॉजिटिव तब्दीलियाँ हैं वो लाती हैं। तो बहरहाल आप बता दूँ कि नौजवान नस्ल का जहाँ तक ताल्लुक़ है, अगर हमारे नौजवान मिल्लत की तरक्की, कौम की तरक्की और अपने मुल्क की तरक्की का जज्बा लिए आगे बढ़ते हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो गैर मामूली हैं और उनकी हौसला अफजाई की जानी चाहिए। तो बहरहाल आज के हमारे जो मेहमान हैं वो कोई ज़ईफ़ शख्स नहीं है या कोई कोहना मश्क या तजुर्बेकार शख्सियत नहीं है, बल्कि एक नौजवान है और एक ऐसा नौजवान जो बैरिस्टर है। और आपको अच्छी तरह अंदाज़ा है कि बैरिस्टर जो होते हैं उन्होंने जद्दोजहद आज़ादी में किस कदर गैर मामूली किरदार अदा किया था, चाहे वो महात्मा गांधी हो या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू हो या फिर दूसरे मुजाहिदीन आज़ादी हो, यहाँ तक कि मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में भी आप अच्छी तरह जानते हैं कि वो किस तरह बहस किया करते थे। क्योंकि यहाँ पर हम काबिलियत को देखते हैं तो इसलिए ज़िक्र करते हैं काबिल लोगों का। तो बहरहाल नाज़रीन, आज हम जिस शख्सियत को, जिस नौजवान को मदऊ कर रहे हैं वो हैं बैरिस्टर उमर कमाल फ़ारूक़ी। आपका बहुत बहुत खैर मकदम है कमाल फ़ारूक़ी साहब, और बहुत मुबारकबाद कि आपने इस कम उम्री में एक, मैं समझता हूँ कि जो प्रोफेशन इख्तियार किया वो गैर मामूली है और बहुत अच्छा प्रोफेशन है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सबसे पहले सियासत टीवी के एडिटर आमिर अली ख़ान साहब और पूरी सियासत टीवी की टीम को, रियाज साहब, आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ मदऊ किया और अपनी बात, अपना सफ़र यहाँ पर आपकी नाज़रीन के सामने रखने का मुझे मौका दिया। जी जी। बहरहाल नाज़रीन, जैसा कि मैंने बताया कि इनकी उम्र जो है 30 साल है और इनका ताल्लुक़ जो है औरंगाबाद से है। महाराष्ट्र का तारीख़ी शहर औरंगाबाद है। और आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि इन्होंने हाल ही में लिंकन्स इन से बैरिस्टर यानी बारिट ला किया है। और ये बहुत बड़ी बात है कि आज जो हमारे नौजवान अगर इस शोबे क़ानून में आते हैं तो कौम व मिल्लत की खिदमत हो सकती है। तो आप बैरिस्टर साहब, आप ये बताइए कि आपका जो मकसद था ज़िंदगी का, क्या आपने कभी सोचा था कि आप बैरिस्टर बनेंगे? देखिए, मैं जिस तरह आपने मेरा एक इंट्रोडक्शन करते वक्त आपने बताया कि उमर कमाल फ़ारूक़ी, मेरे वालिद साहब ने जब हमेशा से मेरी वालिदा, वालिद साहब ने मुझे ये तरबियत दी कि तुम ज़िंदगी में जो कुछ बनना है, जो भी काम करेंगे, तो आप अपने काम में जो प्रोफेशन चुनना है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, आप वो करिए, लेकिन ये याद रखिए कि आपको अल्लाह को जवाब देना है। क्योंकि हमें अल्लाह ने इस दुनिया में जो भेजा है, इस मकसद से भेजा है कि हम एक मैसेज के साथ आए हैं। और बहैसियत मुसलमान, और क्योंकि मैं एक फ़ारूक़ी ख़ानदान से आता हूँ, हज़रत उमर को जब फ़ारूक़ का लक़ब दिया गया तो इसलिए दिया गया कि आप सही और गलत में और अदल के, इंसाफ की बात करने वाले हज़रत उमर थे। और वही तरबियत जो मुझे हमारे वालिदैन ने दी कि ये कहा कि तुम्हें तालीम हासिल करते हुए ये याद रखना है कि तुम उनके नक्शे कदम पर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करना है। तो मैं जब मैंने जब एकेडमिक क्वालिफिकेशंस लिया, मैंने BBA किया, MBA किया,
मैंने डिप्लोमा इन टीवी जर्नलिज्म किया, और ये सब करते वक्त मैं पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व रहा, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहा। और मैंने एक चीज़ गौर की कि हम जब पॉलिटिकली एक्टिव होते हैं, रास्ते पर धरना देते हैं, अपनी बात ऑफिसर के पास करते हैं, मिनिस्टर के पास करते हैं, लेकिन अगर आपके पास कानून की मालूमात हो, और मुझे याद है कि जब मैंने 10th का मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया था, वो पास होने के बाद मुझे वालिद साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की किताब लाई, और उन्होंने मुझे इस किताब को दिया और कहा कि बेटे तुम इस कॉन्स्टिट्यूशन की किताब पढ़ो, और ख़ास तौर से इसका प्रियम्बल से शुरू कर जो मेन आर्टिकल्स हैं उन फंडामेंटल राइट्स को पढ़कर फंडामेंटल ड्यूटीज़ को पढ़ना शुरू करो। हालांकि एक 15 साल के बच्चे को कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना, उसकी टेक्निकलिटीज़, वो थोड़ा डिफिकल्ट था मेरे लिए, लेकिन जब मैंने वो पढ़ना शुरू किया और उसे समझकर मुझे अपने पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में जो चेंज आया कि मैं अपने अवाम के हुकूक, अपने हुकूक, और किस तरह हमने अपनी बात मनवाने के लिए कानून का साथ लेना चाहिए, ये चीज़ जब मुझे समझ आई तो मैंने तय किया कि मैंने लॉ में एडमिशन लेना चाहिए। और LLB मैंने औरंगाबाद से मानिक चंद पहाड़े लॉ कॉलेज से किया, और इस दौरान मैंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ा, मैंने महात्मा गांधी जी को पढ़ा, हमारे बैरिस्टर अब्दुर्रहमान अंतुले साहब, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, जो कांग्रेस पार्टी में थे, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर रहे, उनकी जो खिदमत थी और उन्होंने जिस तरह से एक इम्पैक्ट पॉलिसी में लाया। देखिए, लॉयर्स, एडवोकेट्स जो होते हैं वो एक जिरा करते हैं कोर्ट्स में, लेकिन बैरिस्टर्स ने, आप तारीख उठाकर देखेंगे कि वर्ल्ड में जहाँ जहाँ बैरिस्टर्स ने पॉलिसी में काम किया उसमें कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का काम हुआ। हम जंग आज़ादी को याद करते हैं, इसमें बैरिस्टर्स का कितना बड़ा अहम किरदार रहा वो हम सबको पता है। तो इन ख्यालात से मैं इंस्पायर हुआ और मैंने कहा कि इस सफ़र को सिर्फ लॉ में नहीं, LLB तक नहीं, बल्कि आगे जाकर लंदन से मैंने लिंकन इन्स से अपने बारेट लॉ का सफ़र शुरू किया और उसे वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल कंप्लीट किया। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक बैरिस्टर उमर कमाल फ़ारूक़ी का सवाल है, तो जैसा कि मैंने ये भी कहा कि बहुत कम उम्र है, हो सकता है कि आने वाले दिनों में वो कौम व मिल्लत की गैर मामूली खिदमत भी अंजाम दे सकते हैं। वैसे भी आपको बता दें उनके बारे में ये ज़रूरी है कि वो NCP है, उसके तर्जुमान भी हैं, और ये बहुत अच्छी बात है कि आज जो पढ़े लिखे मुसलमान हैं, दानिश्वर मुसलमान हैं, उनका पॉलिटिक्स में आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप पॉलिटिकली अगर मुस्तहकम नहीं होंगे, मजबूत नहीं होंगे, तो आपको जो फ़िरक़ा परस्त तंजीमें हैं या जमातें हैं या कम्युनल फोर्सेस है, वो आपके जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है वो छीन सकती हैं। तो ऐसे में जैसा कि उन्होंने दौरान गुफ्तगू ये बताया कि उनके वालिद साहब ने उस वक्त उन्हें दस्तूर का प्रियम्बल पढ़ने यानी तमहीद पढ़ने की तलक़ीन की थी, और उन्हें बताया था कि देखो, पढ़ो, दस्तूर ने तुम्हें क्या हुकूक दिए हैं। तो आज हमारे हर घर में इस बात की ज़रूरत है कि अपने बच्चों को दस्तूर के बारे में बताएं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपको क्या राइट्स देता है। अगर आप अपने राइट्स जान लेंगे तो फिर मैं समझता हूँ कि ऐसे घर में ऐसे बच्चे पैदा होंगे जो बैरिस्टर बनकर निकलेंगे और मुल्क व कौम की खिदमत करेंगे। तो बहरहाल बैरिस्टर साहब, आप ये बताइए कि आपको किसने इंस्पायर किया? मेरे वालिद कमाल फ़ारूक़ी साहब, जब मैं बचपन से उन्हें लोगों की खिदमत करते हुए देख रहा था, और वो चीज़ मैंने देखा कि मैं 6 साल की उम्र में था रियाज साहब, तब से मैं वालिद की परछाई में रहा, सियासी प्रोग्राम में हो चाहे जहाँ पर भी हो। तो उन्होंने मुझे हमेशा से एक बात कही कि बेटे, तुम जो फील्ड चुनना चाहते हो, आप, ये आपकी मर्ज़ी। मेरा जर्नलिज्म में इंटरेस्ट रहा, तो उन्होंने मुझे जर्नलिज्म करने का मौका दिया। मुझे जब भी मैंने मेरा डाइवर्स एरियाज ऑफ एजुकेशन रहा, लेकिन इंस्पिरेशन मुझे जो मिला, मेरा मकसद बैरिस्टर बनना, ये सिर्फ लॉ की डिग्री लेकर एक अपनी फर्म खोल लेना और सिर्फ अपनी प्रैक्टिस डेवलप करना नहीं रहा, लेकिन असल मकसद जो है, जो उन्होंने मुझे हमेशा तालीम दी कि हम कौम की खिदमत किस तरह कर सकते हैं, अवाम के लिए हम किस तरह एक बदलाव ला सकते हैं, चेंज ला सकते हैं, तो उसमें अपना एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन हो जाए, जिससे अल्लाह हमारी मग़फ़िरत कर दे, बाकी कोई बात नहीं। नाज़रीन, आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि इनके जो वालिद हैं कमाल फ़ारूक़ी साहब, एक महाराष्ट्र के
कोना मश्क सियासतदान हैं। तकरीबन 40 साल से वो सियासत से वाबस्ता हैं, यानी पॉलिटिकल शोबे से वाबस्ता हैं। मुख्तलिफ़ पार्टियों में भी रहे, कांग्रेस में भी उन्होंने अहम किरदार अदा किया, फिर बीएसपी में भी रहे और अब एनसीपी में वो खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और उनके बारे में आपको ये बता दूं कि वो तकरीबन 3 साल तक महाराष्ट्र के जो कंज्यूमर एडवाइजरी फोरम है उसके सदरनशीन भी रहे और और कैबिनेट रैंक के वो हामिल रहे। तो बहरहाल औरंगाबाद की मोज़ीज़ शख्सियतों में और खिदमत खल्क़ करने वाली शख्सियतों में उनका शुमार होता है और उम्मीद है कि आगे उनके जो फ़र्जंद है उमर कमाल फ़ारूक़ी अपने वालिद साहब की जो विरासत है उसको, यानी खिदमत खल्क़ की, यानी कौम की खिदमत की, मिल्लत की खिदमत की, उसको आगे बढ़ाएंगे। अब आपको एक अहम बात बताता हूँ उमर कमाल फ़ारूक़ी के बारे में कि बहैसियत बैरिस्टर उन्होंने बरतानिया में एक लॉ फर्म का आगाज़ किया है या कायम की है जो 52 गेट्स लॉ फर्म के नाम से मशहूर है। आप 52 गेट्स ये लफ्ज़ जो सुनकर आप खुद हैरान होंगे कि आखिर ये क्या है। तो हम भी हैरान थे और हमने उनसे पूछा और उन्हें जो जवाब दिया हम तो आपको नहीं बताएंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि बैरिस्टर साहब खुद बताएंगे। तो ये 52 गेट्स का जो राज है, यानी 52 गेट्स लॉ फर्म जो आपने कायम की है, वो उसका राज क्या है नाम का? देखिए, 52 गेट्स कंसल्टिंग फर्म जो हमारी है, इसका जो रूट आइडिया नाम का ये था क्योंकि मैं औरंगाबाद से आता हूँ जी। और एक हमारे बड़े अक्सर कहा करते थे कि हमें अपनी जड़ें नहीं भूलनी चाहिए। और क्योंकि औरंगाबाद मेरा एक अपना शहर है और यहाँ पर 52 दरवाजे के लिए ये औरंगाबाद मशहूर है। जैसा आपका हैदराबाद चार मीनार के लिए मशहूर है, सियासत के लिए मशहूर है और अलग अलग चीज़ों के लिए है, वैसा हमारा औरंगाबाद 52 दरवाज़ों के लिए मशहूर है। और वो 52 गेट्स, वो कई चीज़ों को उन्होंने रास्ते खोला। तो मैंने इसी से इंस्पायर होकर अपनी फर्म का नाम रखा 52 गेट्स। जी, बहुत अच्छी बात है। मैं समझता हूँ कि जिस तरह के बैरिस्टर साहब ने कहा कि अपनी जड़ों से जुड़े रहना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप अपनी जड़ों से जुड़े नहीं रहेंगे तो फिर आप अलग-थलग होकर रह जाएंगे। तो बहरहाल अलग-थलग की जब बात आती है तो क्या आप समझते हैं कि हिंदुस्तानी मुसलमान आज आइसोलेटेड कर दिया गया है, अलग-थलग कर दिया गया है? देखिए, हम आज के जब हालात देखते हैं इसमें कोई दोहराए नहीं कि मुसलमानों को आइसोलेट करने की बहुत ज़बरदस्त कोशिश और मंसूबे किए जा रहे हैं। लेकिन हम सबको एहसास कमतरी में रहने की ज़रूरत नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, यानी मायूस नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम अपना अगर इतिहास देखेंगे, हिस्ट्री देखेंगे, तो ये हालात तो कुछ भी नहीं है। जी। हमारे सहाबा ने क्या तकलीफ़ें देखी जी। और उसके बाद भी कितनी चीज़ें, ये संघर्ष लाइफ में मुसलमानों के लिए कि टेस्ट तो आने वाला है, लेकिन हमें बहैसियत हिंदुस्तानी मुसलमान दो चीज़ों पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। पहली चीज़ कि हमारा तवक्कुल अल्लाह पर मजबूत होना चाहिए। बहुत खूब। कि अल्लाह जो करेगा अल्लाह करेगा। कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई मिनिस्टर और कोई पार्टी हमारा कुछ नहीं कर सकती। और दूसरी चीज़ कि हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अपने ज़िंदगी में और अपने हालात में किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे हुकूक बाबा साहब अम्बेडकर ने, आप आर्टिकल 25 जब हम पढ़ेंगे, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27, आर्टिकल 29, ये ऐसे आर्टिकल्स हमें दिए गए हैं जिससे हमें हमारे मजहबी तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। हमें ये इख्तियार है कि हम हमारी मस्जिद आबाद रखें, हमारी बच्चियां हिजाब मजबूती के साथ पढ़ें, क्योंकि ये चीज़ें जो है ये हमारा फंडामेंटल राइट है। तो इसी को देखते हुए हमें कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यूज़ को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। और एक चीज़ इसको मैं एक एडिशन करूँगा कि हमें तालीम को तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं आपके नाजरीन से रिक्वेस्ट करूँगा कि देखिए, आज के हालात में हमें मायूस नहीं होना है, हमें अल्लाह पर तवक्कुल मजबूत रखना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उनकी तालीमात थी उसे अपने ज़िंदगी में लाना है और मुसलमान ही नहीं बल्कि मोमिन बनने की कोशिश करना है। और इसी के साथ साथ अपने बच्चों को तालीम की तरफ राग़िब करें, बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए। क्योंकि मैं रियाज साहब आपको थोड़ा सा इसमें एक एड ऑन बताऊंगा कि जब मैं बारिस्टर बनकर आया तो अल्हम्दुलिल्लाह शहर औरंगाबाद ने, मराठवाड़ा में, महाराष्ट्र में, मेरे अलग अलग जगहों पर लोगों ने इस्तकबाल किया। तो इस इस्तकबाली प्रोग्राम में मैंने एक मुहिम शुरू की कि जिसका नाम हमने मिशन एजुकेशन किया। अच्छा, बहुत अच्छी बात। इस तहरीक का मकसद ये रहा कि मेरे वालिद कमाल साहब ने ये तहरीक डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया साहब मरहूम उनके साथ शुरू की थी, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। और इसका मकसद यह है कि हम कौम में बेदारी लाएं और इसमें हम कानून की पढ़ाई में बच्चों को हम किस तरह आगे ला सकते हैं,
हर खानदान, हर घर एक वकील होना आज ज़रूरी है। जी जी। आज के मुल्क के हालात को देखते हुए हम जो बच्चा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ता है उसे ये मालूम है कि प्राइम मिनिस्टर मेरे कितने हुकूक छीन सकता है, कितने हुकूक नहीं छीन सकता। जी, जी। इसीलिए मैं अल्लाह के करम से बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि ठीक है जो हो रहा है कोई बात नहीं, लेकिन हम ये बादल काले छटकर हमारी नई सुबह होगी, कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। बहुत अच्छी बात कही। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक बैरिस्टर उमर कमाल फ़ारूक़ी का सवाल है, बरतानिया में भी वो काफ़ी सरगर्म रहे हैं, पॉलिटिक्स में भी सरगर्म रहे हैं, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी सरगर्म रहे, और जो उनकी यूनिवर्सिटी थी लिंकन्स इन, वहाँ की जो स्टूडेंट एसोसिएशन है उसके भी वो मेंबर रहे हैं। और आपको ख़ास बात बता दूँ कि बरतानिया में एक आइडियाज़ फॉर इंडिया कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई थी, उसमें भी उनका किरदार अहम रहा। यहाँ तक उन्हें बरतानवी पार्लियामेंट से खिताब करने का भी मौका मिला है। तो बैरिस्टर साहब, आप, मैं चाहूँगा कि हमारे जो नाज़रीन हैं उन्हें आइडियाज़ फॉर इंडिया कॉन्फ्रेंस के बारे में बताइए, क्योंकि उस कॉन्फ्रेंस में हमेशा से ये देखा गया है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनैलिटीज़ जो होते हैं उन्हें मदऊ किया जाता है, इंटेलेक्चुअल्स को मदऊ किया जाता है, ऐसे पॉलिटिशियंस को मदऊ किया जाता है जो कौम पर बहुत अच्छे असरात मुरतब करते हैं। जी बिल्कुल। तो रियाज साहब, आइडियाज़ फॉर इंडिया कॉन्फ्रेंस ये सालाना एक कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की जा रही है जिसमें इंडिया और यूके के ताल्लुकात पर, ट्रेड रिलेशंस पर और कल्चरल रिलेशंस किस तरह होते हैं, इंडिया की बात, इंडिया के हालात पर यूके में सिलेक्टेड स्पीकर्स को बुलाया जाता है। और इस वक्त इस साल डॉक्टर रघुराम राजन जी थे, जो फॉर्मर आरबीआई गवर्नर रहे, आपके तेलंगाना के के टी रामाराव साहब थे, प्रद्योत माणिक्य जी थे, महाराष्ट्र से राहुल नार्वेकर साहब थे जो स्पीकर महाराष्ट्र असेंबली थे, और मेरा भी उसमें मुझे भी मुनक़िद किया गया एज ए स्पीकर। और अल्लाह का करम रहा अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे वहाँ यूके की पार्लियामेंट में बात करने का मौका मिला। तो ये अल्लाह का करम है। और ये आइडियाज़ फॉर इंडिया कॉन्फ्रेंस के ज़रिए किस तरह हम हमारी बात को यूके की गवर्नमेंट के साथ, और यूके की गवर्नमेंट, क्योंकि अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है और यूके चाहता है कि हिंदुस्तान से एक अपना ताल्लुक बढ़ाए, और मुझे फेडरलिज्म पर बोलने का मौका मिला कि स्टेट्स का रिलेशन सेंटर के साथ कैसा होता है। तो वहाँ के जो बिजनेसेस होते हैं उनका इंटरेस्ट है कि वो यहाँ पर आके काम करे, हमारे बिजनेसेस यूके में जाके जो काम करना चाहते हैं तो उसमें पॉलिसी मेकिंग में क्या काम होना चाहिए, हमारी क्या राय है, तो उन अलग अलग चीज़ों पर बात हुई। अच्छा बैरिस्टर साहब, अब जैसा कि आपने कहा कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात हो रही है और ये दौर जो है बिज़नेस का दौर है, तो आप ये बताइए कि आपने हुकूमत महाराष्ट्र और हुकूमत बरतानिया या जो भी वहाँ के मैनचेस्टर वगैरह की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके दरमियान हमने सुना कि जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग था एक, वो आपने करवाया था। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक क्योंकि मैं उस दौरान यूके में 3-4 साल रहा था और मेरे ताल्लुक़ वहाँ के मैनचेस्टर के मेयर एंडी बर्नम और मैनचेस्टर इंडिया पार्टनरशिप की जो डायरेक्टर है मिस शैला हसन, उनके साथ मैंने उनको एक प्रपोज़ल दिया कि देखिए महाराष्ट्र बूमिंग स्टेट है, जैसा आपका तेलंगाना स्टेट बूम हो रहा है, वैसा महाराष्ट्र भी ग्रोइंग और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है। तो हमें चाहिए कि हम एक रीजनल पार्टनरशिप करें। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो इंडिया और यूके में हो रहा है, तो उस पार्टनरशिप को मैंने परसू किया। और अल्हम्दुलिल्लाह महाराष्ट्र में जब हमारी महाविकास आघाड़ी की सरकार थी तो उस सरकार के दौरान हमने एक MOU साइन करवाया जिसके ज़रिए स्किल्स, इनोवेशन, लाइफ साइंसेस पर किस तरह पार्टनरशिप हो और आगे इस चीज़ को बढ़ाया जाए। तो ये काम हमने अंजाम दिया और वो फर्स्ट रीजनल पार्टनरशिप थी। बहुत ही प्यारी बात आपने कही है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक आप लाख तालीम हासिल कर लें, आप बैरिस्टर बन जाएं, आप डॉक्टर बन जाएं या बहुत ही आला तालीम हासिल कर लें, लेकिन अगर आप अपने मज़हब से दूर रहते हैं तो बहुत गलत होता है, क्योंकि आपकी दुनिया तो बन जाती है लेकिन दीन तबाह हो जाता है। और मैं समझता हूँ कि कोई मुसलमान ये नहीं चाहेगा कि उसका दीन तबाह हो, उसकी आखिरत तबाह हो। तो बहरहाल बैरिस्टर उमर कमाल फ़ारूक़ी के बारे में आपको बता दूँ कि ये दीन से भी जुड़े होते हैं और उनका आपको बता दूँ कि ये बहुत यानी अपने आप को एक मिसाली मुसलमान के तौर पर पेश करने में भी कामयाब रहते हैं। ये इनकी कामयाबी नहीं बल्कि अल्लाह ताला इन्हें अता करदा कामयाबी होती है, और मैं समझता हूँ कि इसके लिए जितना भी शुक्र किया जाए बंदा वो कम है। तो बहरहाल इस एक वाक़े की तरफ आपकी तवज्जो मबज़ूल करवाना चाहता हूँ, और वो ये है कॉल टू द बार सेरेमनी। ये जो भी बैरिस्टर फुला जो होते हैं, बैरिस्टर बनते हैं, तो वहाँ जैसा ग्रेजुएशन सेरेमनी होती है उस तरह की एक सेरेमनी होती है, और वहाँ पर बैरिस्टर का उमर कमाल फ़ारूक़ी को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की आयत मा तर्जुमा पेश करने की सादत नसीब फरमाई। तो हम चाहेंगे कि उस बारे में जो कॉल टू द बार सेरेमनी है उस बारे में कुछ हमारे नाज़रीन को बताएं। जी
मुझे, क्योंकि जब आप बैरिस्टर बनते हैं, बैरिस्टर बनने के बाद कॉल टू द बार सेरेमनी होती है जिसमें आपको सनद दी जाती है और आपको बैरिस्टर का खिताब उस वक्त दिया जाता है। लेकिन ये कई सालों से, कई करीब 200-300 साल से लिंकन्स इन में ये एक 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 कल्चरल और एक कन्वेंशन है कि इस सेरेमनी से पहले वहाँ का एक कैथीड्रल है, वहाँ पर एक चर्च है, उस लिंकन्स इन चर्च में जो 3 अब्राहमिक रिलीजन है उसके स्क्रिप्चर्स को, उनकी किताबों के आयतों का वहाँ पर पढ़ा जाता है और उसकी ट्रांसलेशन होता है। तो जब ये चीज़, ये सेरेमनी का जब जिक्र हुआ तो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सेलेक्ट किया इसके लिए और कहा कि आप कुरान की आयत को आप वहाँ पर पढ़ेंगे। तो मैं समझता हूँ कि कॉल टू द बार सेरेमनी, बैरिस्टर बनना और इस सफ़र की शुरुआत अल्लाह ने मुझ जैसे गुनाहगार को, क्योंकि हम ये सब दुनियावी कामयाबी एक ठीक है, लेकिन अल्लाह का, रब्बुल इज़्ज़त का इतना करम है कि अल्लाह ने मेरी शुरुआत उस चर्च में, ब्रिटेन में ब्रिटिश चर्च में कुरान की तिलावत के साथ शुरू करवाया। तो ये मेरी सबसे बड़ी खुशनसीबी थी उसमें, क्योंकि मुझ जैसे गुनहगार को अल्लाह ये मौका देना एक बहुत बड़ी बात है। बहरहाल मैं समझता हूँ कि माँ बाप की दुआओं का नतीजा भी होता है, क्योंकि माँ बाप जो होते हैं औलाद के मुस्तकबिल को सजाते हैं, संवारते हैं और उसकी ज़िंदगी बनाने में उनका अहम किरदार होता है। तो बैरिस्टर साहब, हम आपसे ये सवाल करते हैं कि आपकी ज़िंदगी पर जो है वो असर बाप का रहा या माँ का रहा? देखिए, मेरी ज़िंदगी का, मैं अभी कहते हैं ना कि इस्लाम भी ये कहता है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोहब्बत, इज़्ज़त सबसे ज़्यादा तुम्हारी माँ, 3 बार कहा जी जी हाँ। और फिर बाप पर कहा। तो इसमें कोई शक नहीं कि मेरी ग्रूमिंग, मेरी जितनी तालीम पर वक्त मेरी वालदा का रहा और मैं जो कुछ आज एक कहते हैं ना कि मजहबी तौर पर भी उन्होंने ये कोशिश की कि मैं कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ूँ। मेरे वालिद कमाल साहब जब कौम की खिदमत अंजाम दे रहे थे तो मेरी वालदा ने हम मेरे भाई का, मेरी बहन का ख्याल रखते हुए घर को इस तरह संभाला कि वो बाहर के लोगों की फ़िक्र कर रहे थे, मेरी वालदा हमारी फ़िक्र कर रही थी। तो वालदा का बहुत बड़ा असर रहा और वालदा का असर बचपन तक 13, 14, 15 साल तक रहा। फिर उन्होंने मुझे अपने वालिद के हवाले किया जी जी। और उसके बाद जो मेरे में जो भी मैं पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ वगैरह से जो इंस्पायर हुआ, खिदमत के लिए जो इंस्पायर हुआ, वो मेरे वालिद मोहतरम की वजह से हुआ। और मैं ये ख़ास तौर से आपके नाज़रीन को और आपको ये बताना चाहूँगा कि मेरी कामयाबी अल्लाह के करम से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम से, मेरे वालिदैन की दुआएं हैं। मैं ये आप लोगों से कहूँगा कि देखिए, अक्सर होता है कि जब कोई शख्स कामयाब होता है तो हम समझते हैं कि ठीक है, इसने 12 घंटे पढ़ाई की, ये IAS बना, ये बैरिस्टर बना, ये डॉक्टर बना, ये इतना पढ़ाई किया, इसने ये किया, वो किया, वो ये ठीक है, ये एक हद तक ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा मेहनत कौन करता है? मज़दूर मेहनत करता है। लेकिन हम सबको चाहिए कि हम अपनी मेहनतों में अल्लाह का करम तलाश करें और अपनी माँ बाप की दुआएं हम किस तरह हासिल कर सकते हैं, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ख़ास तौर से नौजवान पीढ़ी से मैं अपील करूँगा कि देखिए, आपकी अगर दुनिया और आखिरत कामयाब करना है तो आपको आपके वालिदैन की, माँ बाप की दुआएं का साथ अगर होगा तो आपकी दुनिया भी कामयाब, आखिरत भी कामयाब। वरना यहाँ पर बैरिस्टर और डॉक्टर, इंजीनियर और पॉलिटिशियन आप बन जाएंगे और अगर आपकी माँ, आपका बाप आपसे नाराज़ हो तो ये दुनिया की कामयाबी कुछ काम की नहीं। बहुत ही प्यारी बात कही है। और बैरिस्टर उमर कमाल फ़ारूक़ी का मैं समझता हूँ, चूँकि हम अपने प्रोग्राम के अख्तिताम में मैसेज लेते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि वो मैसेज लेने की अब ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि उन्होंने जो माँ बाप के बारे में बात कही है, और तो मुझे वो हदीस मुबारक याद आ गई है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि हमारे हुस्न सलूक की जो हकदार हैं वो कौन है, माँ है या बाप है? तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ। यानी 3 मरतबा कहा कि तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ और फिर तुम्हारा बाप। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि माँ की कितनी अहमियत होती है और बाप भी जन्नत के बीच का दरवाज़ा होता है। तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि बैरिस्टर उमर कमाल फ़ारूक़ी ने तो कमाल ही कर दिया है, क्योंकि ये कमाल अल्लाह ताला ने उन्हें अता किया है कि उन्होंने अपनी कौम को, अपनी मिल्लत को, अपने जो बच्चे हैं मिल्लत के, उन्हें ये बताया है कि माँ बाप ही सबसे ज़्यादा अहमियत रखते हैं और अगर माँ बाप को राज़ी नहीं रखोगे तो अल्लाह भी तुमसे राज़ी नहीं होगा। बहरहाल नाज़रीन, अब जाते हुए हम आपको एक बात बता दें कि ये चूँकि ये हज का
मौसम है और लोग तड़पते हैं, रोते हैं, बिलबिलाते हैं अल्लाह के दरबार में कि वो हमें हज के लिए बुलाए, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़े मुबारक की ज़ियारत के लिए बुलाए, सादत नसीब फरमाए। तो याद रखिए कि हर कोई नहीं जा सकता, फिर भी यहाँ पर भी माँ और बाप हैं जो आपको हज करा सकते हैं, क्योंकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि अगर तुम अपने माँ बाप को मुस्कुराते हुए देखते हो तो याद रखो कि उससे हज का और उम्रे का सवाब मिलता है। तो अगर आपके घर में माँ बाप हैं तो फिर यकीन मानिए कि आप उम्रे के हज के सवाब हासिल करते रहेंगे। तो इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम आमने सामने अख्ताम को पहुंचाते हैं। मुझे मोहम्मद रियाज अहमद को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया रियाज साहब।